दोस्तों, आज मैं आपके सामने इंसेप्शन लेवल की मूवी को लेकर आया हूं जिसे साल 2023 में मलयालम सिनेमा में रिलीज किया गया था। सस्पेंस, थ्रिलर, स्टोरी, स्क्रीन प्ले सब देखकर मजा ही आ गया। मैं तो यही सोच रहा हूं कि ये मूवी इतने दिनों तक मेरी नजर से कैसे बच गई। इस मूवी का नाम आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब इसकी एक्सप्लेनेशन। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक पिता और उसके बेटे अमीर को दिखाया जाता है, जहां पिता अपने बेटे से कहता है कि बेटा, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही जबरदस्त मैजिक सिखाने वाला हूँ। इस पर अमीर बहुत ही एक्साइटमेंट से पूछता है कि कैसा मैजिक पापा। तो उसका पिता बताता है कि ये ख्वाबों की दुनिया में जाने का मैजिक है बेटा, तो क्या तुम इसे सीखना चाहोगे? तो अमीर कहता है कि हाँ पापा, क्यों नहीं। इस पर पिता समझाता है कि आज से तुम जो भी ख्वाब देखोगे उन सबको तुम्हें याद रखना होगा, और सिर्फ याद ही नहीं बल्कि एक नोटबुक में उन सारी चीजों को लिखना होगा कि तुमने अपने ख्वाब में क्या क्या देखा, किन किन लोगों को देखा। फिर कुछ सालों बाद जो ख्वाब तुमने लिखे होंगे उन्हें एक एक करके पढ़ना शुरू करना होगा, जिसके बाद ऐसा करने से तुम्हें तुम्हारे ख्वाबों में वही जगहें दोबारा नजर आने लगेंगी, और वो खास जगहें ही उन ख्वाबों की चाबी होती है, और उसी चाबी की मदद से तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। पिता आगे बताता है कि जो जगह तुम अपने ख्वाब में देखते हो उस जगह पर जाकर अपने मन में बोलो कि मैं अपने ख्वाब में यहाँ आना चाहता हूँ। तो ऐसा करने के बाद तुम अपने ख्वाब में उसी जगह पर पहुँच जाओगे, और जब ऐसा होगा तो उस ख्वाब के कहानी के राजा तुम ही होंगे, यानी जैसा तुम सोचोगे वैसा ही होगा। तो इतना सब सुनकर अमीर पूछता है, इसका मतलब पापा, जिन लोगों को मैं पसंद करता हूँ क्या वो भी मेरे ख्वाब में आ सकते हैं? तो पिता मुस्कुराकर कहता है कि अरे तुम तो बहुत शातिर निकले। ऐसा कहते हुए ये सीन यहीं पर कट हो जाता है, और यही हमें दिखाया जाता है इस मूवी का टाइटल, जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब अगले सीन में हमें महेश नाम के एक डॉक्टर को दिखाया जाता है, जो जीपीएस को फॉलो करते हुए कहीं जा रहा होता है, और तभी हमें पता चलता है कि वो असल में एक मेडिकल कैंप में जा रहा है, लेकिन इसी बीच वो गलत रास्ते पर पहुंच जाता है। अब वहाँ एक आदमी से पूछने पर वो आदमी उससे कहता है कि सर, लगता है कि आप रास्ता भूल गए हैं, क्योंकि ये रास्ता तो यहाँ पर डेड एंड है, इसलिए आपको मेन रोड से थोड़ा आगे जाना होगा। फिर जब महेश वहाँ से वापस जाने वाला होता है तो उसे अपने हाथ पर एक घोंघा नजर आता है, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद अगले सीन में हमें स्कूल की कुछ लड़कियां दिखाई जाती हैं, जो स्कूल खत्म होने के बाद अपने घर जा रही होती हैं। तभी हम देखते हैं कि अमीर एक लड़की को बुलाता है जिसका नाम एंजल होता है, लेकिन वो सारी लड़कियां अमीर को देखकर रुकती नहीं, और इसी बीच एक लड़की एंजल से कहती है कि एंजल, तुम उस अमीर से बात मत करो, चुपचाप हमारे साथ चलो। तो इस पर एंजल कहती है कि पता नहीं तुम लोग अमीर को देखकर इतना क्यों डरते हो, जबकि वो तो अच्छा लड़का है और पढ़ाई भी ठीक से करता है। तो इस पर दूसरी लड़की बताती है कि तुम यहाँ पर नई नई आई हो, इसीलिए ऐसी बातें कर रही हो। तुमने देखा ना, स्कूल में भी कोई अमीर से बात तक नहीं करता, क्योंकि जो भी उससे बात करता है वो पागल सा बिहेव करने लगता है। तो ये सुनकर एंजल कहती है कि मुझे लगता है ये सब फालतू बातें हैं। खैर, तभी उस लड़की के हाथ पर एक घोंघा नजर आता है, जिसे वो फौरन साइड में झटक कर वहाँ से चली जाती है और एंजल को अकेला छोड़ देती है। तभी अचानक मौके का फायदा उठाकर अमीर एंजल के पास जाता है और उससे कहता है कि एंजल, क्या मैं एक छोटा सा मैजिक करूं? तो एंजल पूछती है कि कैसा मैजिक? इस पर अमीर कहता है कि तुम्हारे दोस्तों ने मेरे बारे में अभी जो बोला, क्या मैं उसे दोबारा बोलकर दिखाऊं? क्योंकि मैं तो तुम्हारे पास नहीं था, लेकिन फिर भी मैं बता सकता हूँ कि इन लोगों ने क्या क्या कहा। तो एंजल कहती है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे बारे में पता है कि तुम ऐसा कर लेते हो, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि सभी लोग तुम्हें देखकर डरते क्यों हैं। फिर ये सुनकर अमीर उससे कहता है कि तुम्हें पता है ना, मेरे पिताजी एक बहुत बड़े मैजिशियन हैं, इसलिए गांव वाले मानते हैं कि वो कोई तंत्र विद्या करते हैं, और यही वजह है कि वो लोग मुझसे भी डरते हैं। इस पर एंजल उससे पूछती है कि क्या तुम लोगों के मन की बात जान सकते हो? तो अमीर कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, मैं लोगों के मन को भी कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन कभी किसी को इस बारे में पता नहीं चलता। खैर, तभी एंजल देखती है कि उसका पिता गाड़ी लेकर वहाँ आ जाता है, जो एंजल को अमीर के साथ देखकर उसे डांटने लगता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि उस लड़के से मत मिलो, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानती। इस तरह अब एंजल अपने पिता के साथ वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि अमीर किसी जगह पर एंजल का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन एंजल उससे बात नहीं करती और उसे इग्नोर करने लगती है। इसी बीच एक दिन एंजल अपने पिता के मैनेजर बिन्नी के साथ कहीं जा रही होती है, और तभी रास्ते में वो अमीर को देखती है और उससे मिलने चली जाती है। अब अमीर उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? तो एंजल कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है अमीर, मुझे तो तुमसे बात करना बहुत पसंद है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पसंद नहीं कि मैं तुमसे बात करूं। तो इस पर अमीर कहता है कि अगर कोई देखेगा तभी तो उसको प्रॉब्लम होगी,
अगर कोई ना देखे तो? इस पर एंजल पूछती है कि ये क्या कह रहे हो, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो अमीर उसे गांव की कुछ जगहें बताता है, जैसे एक पहाड़ी के पास, चर्च के पास या एक दरगाह की गली के पास। और फिर वो उससे कहता है कि एंजल, अगर तुम उन जगहों पर जाकर मुझे याद करोगी तो तुम मुझसे कभी भी मिल सकती हो। तो इस तरह एंजल कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा मैजिक ट्राई करूंगी। अब इसी बीच जब एंजल बिन्नी के साथ वापस जा रही होती है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ कोई है जो उसे देख रहा है, लेकिन वो इस चीज को इग्नोर कर देती है। खैर, इसके बाद वो दोनों मुलाकातें करते रहते हैं। हमें दिखाया जाता है कि एंजल और अमीर एक दूसरे को पसंद भी करने लगे हैं। फिर इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एंजल अपने कमरे में बेहोश पड़ी होती है और तभी एक अनजान आदमी उसे बुलाने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि एंजल इस वक्त अपने ख्वाब में है और वो अपने ख्वाब में उसी चर्च को याद कर रही है जिसके बारे में अमीर ने उसे बताया था कि अगर तुम इन जगहों पर आकर मुझे याद करोगी तो मैं आ जाऊंगा। तो इस तरह अब ख्वाब में अमीर और एंजल उस चर्च के पास मिलते हैं और इतने में एंजल के आते ही अमीर उसके कान में कुछ बोलने लगता है। लेकिन तभी अमीर को किसी की आवाज सुनाई देती है और वो अचानक एंजल से पूछता है कि यहाँ तुम्हारे साथ कोई और भी है, यानी तुमने मेरी बात किसी को बताई? और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हमें डॉक्टर महेश और उसकी फैमिली दिखाई जाती है और हमें पता चलता है कि महेश और उसकी फैमिली हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से इंडिया वापस आए हैं। अब शिफ्ट होते ही महेश की बेटी उससे रिक्वेस्ट करती है कि डैडी, क्यों ना हम एक छोटे से ट्रिप पर चलें। तो महेश उससे कहता है कि ठीक है, इस संडे को हम पक्का ट्रिप पर चलेंगे। फिर इतना कहकर महेश अपने हॉस्पिटल में मरीजों का चेकअप करने चला जाता है। उधर दूसरे सीन में हमें एक गांव में पागल आदमी को दिखाया जाता है जो एक पेड़ पर बैठा होता है, लेकिन तभी वो एक लॉरी को गुजरते हुए देखकर अपने आप में कहता है कि चलो, मेरे लिए गाड़ी आ गई, अब मुझे जाना होगा। और इसी बीच वो मौका देखकर उस लॉरी में कूद जाता है। अब उस लॉरी में दो लोग होते हैं, ड्राइवर एंटोनी और क्लीनर बाबू। ये दोनों आवाज तो सुनते हैं लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। इसके बाद जब एंटोनी लोड लेने के लिए एक जगह पर रुकता है तो वो उस पागल आदमी को अपनी लॉरी में बैठते हुए देखता है। इसके बाद वो उसे नीचे उतारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ एक आदमी आकर एंटोनी से कहता है, अरे भाई घबराओ मत, वो तो बस पागल है, और वैसे भी तुम्हारा लोड तो कल है ना, तो मैं उसे कल तक तुम्हारी गाड़ी से उतार दूंगा, अभी तुम अपना काम कर लो। तभी अचानक एंटोनी के हाथ पर एक घोंगा नजर आता है जिसे वो साइड में फेंक देता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हम महेश को देखते हैं जिसके पास एक बूढ़ा मुस्लिम आदमी आता है और वो उससे कहता है कि डॉक्टर साहब, मैं बहुत दूर से आया हूँ और मेरा बेटा कई सालों से गायब है, इसलिए प्लीज आप उसे ढूंढ दीजिए। तो ये सुनकर महेश सोचता है कि इस बूढ़े आदमी की दिमागी हालत शायद ठीक नहीं है, इसलिए वो उसे किसी डॉक्टर के पास भेज देता है। लेकिन जाते जाते वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि डॉक्टर साहब, अगर आप मन लगाओगे तो मेरा बेटा जरूर आपको मिल जाएगा। तो इस बात पर महेश थोड़ा मुस्कुरा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक डॉक्टर अब महेश से मिलने आता है और फिर दोनों के बीच में कुछ बातें होने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ एंटोनी और बाबू एक जगह पर डिनर करने के लिए रुकते हैं और तभी उन्हें अपने खाने में फिर से एक घोंगा नजर आता है। तो ये देखकर वो दोनों अपना खाना फेंक देते हैं। इसके बाद वो यही सोचने लगते हैं कि इतने सारे घोंगे हमें क्यों दिखाई दे रहे हैं। फिर अगली सुबह वो दोनों अपनी लॉरी में फिर से उस पागल आदमी को देखते हैं, इसलिए अब एंटोनी उस आदमी को बुलाकर कहता है कि तुमने तो कहा था कि सुबह तक ये पागल मेरी लॉरी से उतर जाएगा, फिर ये यहाँ क्या कर रहा है, तुमने इसे भगाया क्यों नहीं? तो वो आदमी समझाता है कि भाई, इस पागल आदमी को यहाँ आए हुए 2-3 महीने हो गए हैं और तब से ये हर दिन एक ही बात कहता है कि मेरे लिए एक गाड़ी आएगी और मैं उसमें जाऊंगा। इसके बाद मेरे पास कई लॉरियां आई लेकिन ये किसी में नहीं गया, लेकिन जब से तुम्हारी लॉरी आई है ये उसी में जाकर बैठा है। और ऊपर से जब से यहाँ आया है हमें आसपास बहुत सारे घोंगे दिखने लगे हैं जैसे तुम्हें नजर आ रहे हैं। आगे वो आदमी कहता है कि तब से ये यहीं पर था, इसलिए मैंने इसे अपने काम पर रख लिया। ऊपर से इसने पैसे भी नहीं मांगे और कोई प्रॉब्लम भी नहीं की, इसलिए एंटोनी भाई, तुम एक काम करो, इसे अपनी लॉरी में ले जाओ और जहाँ इसका मन होगा ये अपने आप वहाँ पर उतर जाएगा। अब इन्हीं बातों के बीच में वो पागल आदमी लॉरी में जाकर बैठ जाता है, जबकि एंटोनी उसे बार बार उतरने के लिए कहता है। लेकिन तभी वो पागल आदमी अचानक उन सभी से कहता है कि थोड़ी देर बाद यहाँ पर बारिश होने वाली है, जिस पर एंटोनी और बाबू उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ तो तेज धूप है, फिर बारिश कहाँ से आएगी। वहीं हम देखते हैं कि दूसरी तरफ महेश और उसकी फैमिली एक छोटी सी ट्रिप के लिए निकलते हैं, जैसा कि महेश ने अपनी बेटी से वादा किया था। उधर एंटोनी और बाबू अपनी लॉरी लेकर आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी अचानक सच में बारिश शुरू हो जाती है। इसके बाद रास्ते में वो पागल आदमी फिर बोलता है
कि अब यहाँ एक कुत्ता आने वाला है, जरा संभल कर चलना। इस तरह अब थोड़ी देर बाद सच में उनकी लॉरी के नीचे एक कुत्ता आकर मर जाता है। ये देखकर अब एंटोनी डर जाता है कि आखिर इस पागल आदमी के कहने पर सभी चीजें सच कैसे हो रही हैं। इसलिए अब वो उस पागल आदमी से पूछता है कि अरे यार, तुम पहले से ही बता दो कि आगे क्या क्या होने वाला है। जिस पर वो पागल आदमी कहता है कि अभी तो हमें बहुत दूर जाना है और इसी बीच रास्ते में एक आदमी आएगा जिससे बचकर तुम्हें अपनी लॉरी चलानी है। खैर, अब दूसरी तरफ महेश और उसकी फैमिली ट्रिप पर जा रहे होते हैं और तभी रास्ते में महेश को एक जगह बहुत ही अच्छी लगती है, इसलिए वो फौरन अपनी गाड़ी को साइड में पार्क करने चला जाता है। अब उस जगह को देखकर महेश को ऐसा लगता है कि जैसे वो यहाँ पहले भी आ चुका है। हालांकि वो जानता था कि असल में वो यहाँ कभी नहीं आया था। फिर वो, उसकी पत्नी श्वेता और उनकी बेटी उस पहाड़ी पर जाकर कुछ अच्छा वक्त बिताने लगते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ने के बाद उन्हें रास्ते में एक छोटी सी चाय की दुकान दिखती है, तो महेश और श्वेता वहाँ पर चाय पीने का फैसला करते हैं। अब इस जगह को देखकर भी महेश को वापस ऐसा लगने लगता है कि वो यहाँ पर पहले आ चुका है। इसके बाद वो तीनों उस पहाड़ी के ऊपर जाते हैं और एक दूसरे की फोटो खींचने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद महेश की बेटी गाड़ी में से कुछ सामान लेने चली जाती है, जहाँ वो गलती से चाबी डिग्गी में रखकर गाड़ी को लॉक कर देती है। अब ये बात जब महेश को पता चलती है तो वो अपनी बेटी को बहुत डांटता है, लेकिन उसको डांटने से गाड़ी अनलॉक नहीं होने वाली थी, इसलिए वो फौरन सर्विस सेंटर वालों को कॉल करता है। पर सर्विस सेंटर वाले उसको बताते हैं कि वीकेंड में वो सर्विस पर नहीं आते। इस तरह अब महेश एक अनचाही मुसीबत में फंस जाता है, लेकिन तभी वो कुछ और सोचने लगता है और फिर अपनी कलीग शबनम को फोन करके दूसरी गाड़ी मंगवाता है। अब इतनी दूर से गाड़ी आने में काफी वक्त लगने वाला था, इसलिए ये लोग वेट करने लगते हैं। इसी बीच अब वो चाय की दुकान वाला उनके पास आता है और उनसे कहता है कि सर, यहाँ कैब भी नहीं मिलेगी, आप एक काम करिए, आज रात आप लोग मेरे घर पर ही रुक जाइए और सुबह होते ही शहर चले जाना और तब तक आपकी गाड़ी भी आ जाएगी। तो अब महेश और श्वेता के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, इसलिए वो इसके लिए हाँ कह देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंटोनी और बाबू की लॉरी में वो पागल आदमी अभी भी सो रहा होता है। फिर आधी रात को वो पागल आदमी अचानक उठता है और एंटोनी से कहता है कि वो आदमी आने वाला है, जरा बचकर। उधर हम देखते हैं कि महेश उस घर से बाहर निकलता है जहां वो रात को ठहरा हुआ था। असल में वो किसी से फोन पर बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन पहाड़ी इलाका होने की वजह से नेटवर्क ठीक नहीं मिलता, इसलिए वो बाहर आकर इधर उधर घूमते हुए बात करने की कोशिश करता है। इसी बीच अंधेरे में अचानक महेश को एक जगह पर एक बूढ़ा आदमी दिखता है। फिर पास जाकर वो देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो वही बूढ़ा आदमी है जो 4 दिन पहले उसके पास आया था। अब महेश उससे कुछ पूछता उससे पहले वो महेश से कहता है कि आप मेरे बेटे को ढूंढोगे, जब तक आप मेरे बेटे को नहीं ढूंढोगे आप नहीं बच पाओगे। और ये कहकर वो बूढ़ा आदमी अचानक गायब हो जाता है। ये देखकर महेश का सर चकराने लगता है कि आखिर ये अभी क्या हुआ। फिर थोड़ी दूर पर महेश को एक छोटा सा चर्च दिखता है, जहां हम अमीर और एंजल को देखते हैं जो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तभी हमें याद आता है कि जब अमीर और एंजल ख्वाबों की दुनिया में मिले थे, तब अमीर ने एंजल के कान में कहा था कि हम दोनों अभी ख्वाबों की दुनिया में हैं और हमें कोई नहीं देख सकता। लेकिन तभी महेश एंजल को बुलाने लगता है और उसकी आवाज सुनकर अमीर एंजल से पूछता है कि क्या तुमने हमारा सीक्रेट किसी को बताया। खैर, अब प्रेजेंट में जब महेश उनके पास पहुंचने वाला होता है, तभी एंटोनी की लॉरी आकर महेश को टक्कर मार देती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर अगले सीन में सुबह हो जाती है, जहां हम महेश को किसी जगह पर सोया हुआ देखते हैं। अब श्वेता और चाय वाला उसे जगाने लगते हैं, जहां श्वेता उससे पूछती है कि महेश, तुम बाहर आकर क्यों सो गए। पर महेश को कुछ समझ में नहीं आता। वो यही सोचने लगता है कि कल रात उसने जो देखा क्या वो सच था या सिर्फ उसका वहम था, लेकिन वो ये बात किसी से शेयर नहीं करता। फिर अगले दिन वो सबसे पहले अपने हॉस्पिटल वापस जाता है, जहां वो अपने कलीग से पूछता है कि 3 दिन पहले तुम मेरे कैबिन में आए थे और उससे पहले एक पेशेंट मेरे कैबिन में गया था, क्या तुम्हें वो याद है। तो ये सुनकर उसका कलीग कहता है कि मुझे तो याद नहीं और उसका कोई रिकॉर्ड भी मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ, जब मैं आपके कैबिन में आया था तब आप कुर्सी पर सो रहे थे। तो ये सुनकर महेश हैरान हो जाता है और वापस यही सोचने लगता है कि वो लॉरी से टकराने के बाद अचानक जब होश में आया तो वो सो रहा था। खैर, अब घर जाते वक्त महेश श्वेता से कहता है कि श्वेता, मेरे साथ कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। तो श्वेता उससे कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कल रात शायद तुम्हें पैनिक अटैक आया होगा और तुम वहीं बेहोश होकर सो गए होंगे। आजकल तुम काम का स्ट्रेस कुछ ज्यादा ही लेने लगे हो, खुद डॉक्टर हो तो कम से कम अपनी सेहत का तो ख्याल रखो। इसके बाद महेश उससे कहता है कि नहीं श्वेता, कल रात मेरे सपने में जो लॉरी मुझे टक्कर मारकर गई थी
उसका नंबर मुझे अभी तक याद है। मैं उसके बारे में पता करूंगा और अगर वो नंबर फर्जी निकला तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। इस तरह अब महेश सीधा आरटीओ ऑफिस जाता है और वहाँ वो एक आदमी से उस लॉरी के नंबर की डिटेल्स मांगने लगता है। तो यहाँ उसे पता चलता है कि वो लॉरी तो 15 साल पहले ही डिस्पोज हो चुकी है और ये जानकर अब उसके होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। लेकिन इसके बाद वो उस लॉरी के मालिक का एड्रेस वहाँ से हासिल कर लेता है और फिर अगले दिन उस लॉरी के मालिक से मिलने उसके घर पहुँच जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि वो मालिक कोई और नहीं बल्कि एंटोनी ही होता है। अब महेश एंटोनी से पूछता है कि क्या आपने उस रोड पर किसी का एक्सीडेंट किया था? तो एंटोनी हैरान होकर कहता है कि हाँ सर, उस रात जब हम उस रास्ते से जा रहे थे तो अचानक एक आदमी हमारी गाड़ी के सामने आ गया। मैं और मेरा क्लीनर बाबू नीचे उतरे, लेकिन वहाँ कोई लाश नहीं थी। उस वक्त हमारे साथ एक पागल आदमी था और वो जो भी बोल रहा था वही घटनाएं हो रही थी। महेश पूछता है कि क्या उस पागल आदमी का नाम तुम्हें पता है? क्या ये पता है कि वो कहाँ रहता है? तो एंटोनी आगे बताता है कि हाँ, उस पागल आदमी ने अपना नाम बताया था अमीर, लेकिन फिर उस टक्कर के थोड़ी देर बाद वो हमारी लॉरी से गायब हो गया। फिर हमें नहीं पता कि वो कहाँ चला गया। अब महेश पूछता है कि क्या आप उस अमीर के बारे में और कुछ जानते हैं, जैसे उसका एड्रेस वगैरह? तो एंटोनी कहता है कि वो तो नहीं पता सर, लेकिन उसने हमें अपने स्कूल की एक घटना बताई थी जिसमें उसकी टीचर टेरेसा क्लास ले रही थी और तभी वो नीचे गिर गया था जिससे उसके सर पर चोट लगी थी। तभी एंटोनी अचानक से याद करते हुए कहता है कि एक बात और अजीब थी सर जो हमने नोटिस की। जब भी वो अमीर किसी के आसपास होता था तो लोगों के शरीर पर घोंगे दिखने लगते थे। महेश ये सब सुनकर अब और ज्यादा उलझ जाता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। इसके बाद महेश अपने कलीग से मिलता है और फिर वो उसे अब तक की सारी बातें बताता है। ये सुनकर उसका कलीग एक और रेफरेंस देता है और उससे कहता है कि जॉन मास्टर नाम का एक आदमी है और मैंने सुना है कि वो इस तरह की सारी चीजों का मास्टर है, इसलिए मेरे ख्याल से वो सब बता सकता है कि ये सब क्यों हो रहा है, तो तुम फौरन जाकर उससे मिलो। इस तरह उसका पता लेकर अगले दिन महेश सीधा जॉन से मिलने उसके घर चला जाता है। इसके बाद वो जॉन को अब तक की सारी बातें बताता है। तो जॉन उससे कहता है कि क्या तुम्हें ल्यूसिड ड्रीमिंग के बारे में पता है? महेश कहता है कि हाँ सुना तो है, लेकिन कुछ खास जानकारी नहीं। तो जॉन बताता है कि हमारे ख्वाबों में जो कुछ हमें दिखता है वो हमें कभी तो याद रहता है और कभी नहीं, लेकिन अगर ख्वाब में ही हमें पता चल जाए कि हम ख्वाब में हैं, तो उसे ल्यूसिड ड्रीमिंग कहते हैं। वो कहता है कि ये बहुत रेयर होता है, लेकिन अगर हम ल्यूसिड ड्रीमिंग को समझ लें तो हम उस ख्वाब को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके बाद वो हमारी दुनिया होगी जिसमें हम जो चाहें वो कर सकते हैं। जॉन आगे बताता है कि ये करना बहुत रेयर टैलेंट है, लेकिन अगर हम अपने सारे ख्वाब को एक नोटबुक में लिख लें और कुछ महीनों के बाद उन्हें पढ़ें, तो वो ख्वाब दोबारा दिखने लगते हैं। खासकर वो जगहें, वो लोग, वो घटनाएं जो हमने पहले देखी थी, और उसे ड्रीम साइंस कहते हैं। इसी ड्रीम साइंस का इस्तेमाल करके अगर हम उन जगहों पर जाकर मन में विश करें कि ये जगह हमारे ख्वाब में आए, तो हम उस ख्वाब को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर महेश पूछता है, लेकिन मास्टर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, फिर भी मुझे वो ख्वाब असली क्यों लगा? तो जॉन कहता है कि तुम्हारा केस थोड़ा अलग है। ऐसा हो सकता है कि जो ख्वाब तुमने देखा वो तुम्हारा हो ही नहीं, और शायद कोई दो लोग अपने ख्वाब शेयर कर रहे हों जिनके बीच तुम गलती से चले गए हो। तुमने अभी कहा था ना कि तुमने अपने सपने में 2 टीनेज बच्चों को देखा, इसलिए वो ख्वाब उनमें से किसी एक का हो सकता है, लड़की का या लड़के का। लेकिन एक बात पक्की है, जिसका भी वो ख्वाब है वो अभी जिंदा है और उसका सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ गया है, इसीलिए ये चीजें तुम्हें दिख रही हैं और तुम बार बार उनके सपने में जा रहे हो। इसलिए पहले तुम उन बच्चों के बारे में पता करो, बाकी धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। इसके बाद महेश अपनी पत्नी श्वेता से झूठ बोलता है और उससे कहता है कि मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, इसलिए मुझे आने में 1 से 2 दिन लग सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले महेश उस क्लास टीचर टेरेसा से मिलने जाता है जिसकी स्टोरी एंटोनी ने महेश को सुनाई थी और एंटोनी को लॉरी के अंदर अमीर ने सुनाई थी। इसके बाद वो टेरेसा से मिलकर उस अमीर के बारे में पूछता है, तो टेरेसा उस दिन की एक घटना के बारे में बताने लगती है। वो कहती है कि एक दिन मैंने अपने क्लास में बच्चों को कुछ पौधे ढूंढने के लिए बाहर भेजा था, लेकिन उसी दौरान एंजल को चक्कर आ गए और वो नीचे गिर गई। हमने सोचा कि शायद धूप की वजह से ऐसा हुआ होगा, लेकिन दूसरी तरफ उसी वक्त अमीर भी बेहोश होकर गिर गया और उसका सिर एक पत्थर से टकरा गया, जिसकी वजह से वो पागल हो गया। फिर उस दिन की घटना के बाद एंजल के पिता ने उसे स्कूल से निकाल लिया, जबकि अमीर पागल होने की वजह से कहीं और चला गया। इतना सब जानकर महेश उससे कहता है कि मैडम, क्या आपने अमीर के अंदर कोई अलग चीज नोटिस की थी? तो टेरेसा कहती है कि उस वक्त गांव वालों का कहना था कि अमीर और उसका बाप दूसरों के मन की बात जान सकते थे और उनके ख्वाबों की दुनिया में जा सकते थे, लेकिन मैंने उस बात पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। इसके बाद महेश बहुत ही मुश्किल से एंजल का पता लगाता है और उससे मिलने जाता है। वो देखता है कि इस वक्त एंजल एक स्कूल में लाइब्रेरियन का काम करती है। यहाँ महेश एंजल से कहता है
कि मैंने अपने ख्वाब में आप दोनों को देखा था, आपकी टीनेज लाइफ को देखा, इसीलिए बस एक छोटी सी क्लैरिटी लेने आया हूँ। लेकिन एंजल महेश की बातों को सीरियसली नहीं लेती और वो कहती है कि ये तो आपकी फिक्शनल स्टोरी लगती है। इसके बाद महेश फिर से जॉन से मिलता है और वो उसे अमीर और एंजल के बारे में बताता है। जॉन कहता है कि ये तो बहुत अजीब है, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि तुमने अपने ख्वाब में 2 टाइमलाइंस को एक साथ कवर किया है। एक टाइमलाइन में अमीर और एंजल की टीनेज लाइफ थी और दूसरी टाइमलाइन में 15 साल बाद तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। तो महेश कहता है कि जब मैं एंजल से मिला तो मुझे लगा कि वो मुझे पहचान लेगी, लेकिन उसने तो मुझे एक अजनबी की तरह ट्रीट किया और मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई, जिसके चलते मैंने आगे कुछ ज्यादा नहीं पूछा और मैं वापस आ गया। तो जॉन उसे समझाता है कि दरअसल तुमने एंजल को एक शेयर्ड ड्रीम में देखा था, लेकिन अब रियल लाइफ में उससे मिलने का एक फायदा जरूर होगा, क्योंकि अब तुम दोबारा एंजल से उसके ख्वाबों की दुनिया में मिल सकते हो। जॉन कहता है कि तुम्हारे ख्वाब में 2 टाइमलाइंस आई हैं, इसलिए उन दोनों टाइमलाइंस में जाकर पता करो कि अमीर के साथ क्या हुआ, लेकिन ये काम तुम अकेले नहीं कर सकते। इसके लिए तुम्हें एंजल की मदद लेनी होगी, क्योंकि ये सारी चीजें अमीर और एंजल की दुनिया से जुड़ी हैं। इस तरह जॉन उसे सलाह देता है कि तुम एक काम करो, वापस जाकर एक बार एंजल से मिलो और उससे ड्रीम साइंस के बारे में पूछो कि क्या अमीर ने उसे ड्रीम साइंस के बारे में कुछ बताया था, और अगर वो बोले हाँ तो समझ जाना कि तुम दोनों एक बार फिर से ख्वाबों की दुनिया में जा सकते हो, उसी टाइमलाइन में। इस तरह अब अगले दिन महेश फिर से एंजल से मिलता है और उससे पूछता है कि क्या अमीर ने कभी तुमसे कुछ खास जगहों के बारे में बात की थी। तो एंजल कहती है कि हाँ, एक दिन अमीर ने मुझे कुछ जगहों के बारे में बताया था और उसने कहा था कि मैं उन जगहों पर जाकर उसे इमेजिन करूं। महेश कहता है कि वही चीज ड्रीम साइंस है। फिर वो पूछता है कि क्या तुम उन जगहों के बारे में बता सकती हो। तो एंजल कहती है उस चीज को तो बहुत टाइम हो गया, अब तो मुझे कुछ ठीक से याद तक नहीं। तो महेश कहता है कि ठीक है, लेकिन क्या तुम मुझे किसी एक जगह पर ले जा सकती हो, थोड़ा सोच कर बताओ। इस तरह अब बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद एंजल आखिर में मान ही जाती है और फिर वो उसे उस जगह पर ले जाती है जहाँ अमीर ने एक बार एक पहाड़ी का जिक्र किया था। लेकिन हमें बताया जाता है कि प्रेजेंट में ये दोनों असल में वहाँ गए ही नहीं हैं, बल्कि ये सब ख्वाब के जरिए हो रहा है। असल में एंजल ने वहाँ जाने से मना कर दिया था, इसलिए महेश ड्रीम साइंस का इस्तेमाल करके एंजल के साथ उस जगह पर पहुँचता है। अब एंजल उसी इलाके की रहने वाली होती है, जिस वजह से उसके दिमाग में उस जगह की यादें होती हैं और इसी चीज का फायदा उठाते हुए महेश उस जगह पर आसानी से पहुंच जाता है। इसके बाद वहां वो दोनों फिर से अमीर और एंजल को देखते हैं। तभी हमें याद दिलाया जाता है कि एक दिन अमीर ने एंजल से कहा था कि किसी जगह पर जाकर उसे इमेजिन करो तो मैं आ जाऊंगा। और इसके बाद जब उस दिन एंजल वापस बैनी के साथ जा रही थी तो उसे लगा कि वहाँ महेश है। ठीक उसी वक्त ख्वाब में अमीर का बाप अमीर को दिखता है और उससे कहता है कि अमीर, एंजल यहाँ अकेले नहीं आई है। तभी अचानक महेश और एंजल की आंखें खुल जाती हैं और वो दोनों नींद से जाग जाते हैं। फिर अगले दिन महेश फिर से एंजल से मिलता है और वो उसे उस ख्वाब के बारे में बताता है जो उन्होंने पिछली रात देखा था, लेकिन एंजल अभी भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। तभी महेश उसे वो बातें सुनाने लगता है जो अमीर ने एंजल से कही थी कि वो चर्च, वो पहाड़ी। वो ऐसा इसीलिए बता पाता है क्योंकि सपने में उसने एंजल और अमीर की बातें सुन ली थी। खैर, अब ये सुनकर एंजल हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि मुझे तो ये बातें खुद याद नहीं, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता। तो महेश कहता है कि धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। इसके बाद महेश को बैनी का पता चलता है क्योंकि सपने में उसने एंजल को उसके साथ देखा था, इसलिए अब वो बैनी का पता लगाने लगता है और उससे जाकर मिलता है। अब महेश बैनी से एंजल के बारे में पूछता है तो बैनी उसे बताता है कि जब से एंजल अमीर से मिलने लगी थी तब से वो बार बार बेहोश होने लगी थी, जिस बात से सभी बहुत परेशान थे। फिर बैनी कहता है कि मेरे पास मेरी और एंजल की एक पुरानी फोटो है, हमारे पुराने बंगलों के पास की। आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दो, मैं आपको भेज दूंगा। इस तरह अब घर पहुंचने के बाद महेश अपने काम में लगा होता है और तभी उसकी बेटी एक घोंघे का स्केच बनाती है, जिस पर महेश हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि ये तुमने क्यों बनाया। तो वो कहती है कि मैंने इस घोंघे को कहीं पर देखा था, इसलिए बनाया। ये सुनकर अब महेश सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसे याद था कि जहाँ अमीर जाता था वहाँ घोंघा होता था, इसका मतलब अमीर यहाँ पर आया होगा। खैर, उसी वक्त बैनी उसकी और एंजल की फोटो महेश को भेज देता है, जिसके बाद उसी रात महेश और एंजल फिर से ख्वाब में मिलते हैं। इस बार एंजल उसे उस छोटे से चर्च के पास ले जाती है जहाँ उसने आखिरी बार अमीर से मुलाकात की थी। फिर महेश उसे देखकर एंजल से कहता है
कि मुझे अब अपने उस बंगले पर ले चलो जहाँ उस वक्त तुम रहा करती थी। तो इसके बाद एंजल उसे वहाँ ले जाती है, जिसे देखकर महेश एंजल की तारीफ करते हुए कहता है, तुमने इस जगह को पूरी तरह से रिक्रिएट कर दिया। ये वैसा ही है जैसा उस वक्त हुआ करता था, लेकिन तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। एंजल कहती है कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं छुपा रही, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? तो महेश उसे बताता है कि मैं बैनी से मिला था और उसने मुझे एक फोटो भेजी थी, लेकिन उसमें तुम्हारा बंगला 2 मंजिला था, जबकि यहाँ तुमने मुझे अपने ख्वाब में सिर्फ 1 मंजिल ही दिखाई। तो आखिर दूसरी मंजिल कहाँ गई? इस तरह अब बहुत जिद करने पर एंजल उसे दूसरी मंजिल दिखाती है, जिसके बाद महेश वहाँ पर एंजल के कमरे में जाता है और देखता है कि टीनेज एंजल वहाँ बेहोश पड़ी है। अब महेश उसे बुलाने लगता है और फिर वो देखता है कि अमीर और एंजल उसी चर्च के पास एक दूसरे से मिल रहे हैं। वो नोटिस करता है कि अमीर को अब पता चल गया है कि एंजल के साथ कोई और है, इसलिए वो उससे कहता है कि पता नहीं वो बंदा यहाँ कैसे आया, लेकिन अब जब तक मैं जिंदा हूँ तुम दोनों तड़पोगे। इसके बाद एंजल महेश को उस दिन की याद में ले जाती है जब वो स्कूल में बेहोश होकर गिर गई थी। यहाँ महेश उससे कहता है कि एंजल थोड़ी देर बाद तुम जाग जाओगी, इसलिए जल्दी डिसीजन लो। हम दोनों अभी अमीर के ख्वाबों की दुनिया में हैं, इसलिए अगर हम यहाँ फंस गए तो इसी टाइमलाइन में कैद हो जाएंगे। तभी अचानक उसी वक्त टीनेज एंजल होश में आती है, जिसके पास अमीर खड़ा होता है। अब एंजल जल्दी से अमीर के पास जाती है और उसे धक्का दे देती है। फिर इस घटना के बाद महेश वापस जॉन से मिलता है और फिर वो उससे पूछता है कि मास्टर, मैंने ऐसा क्यों किया? मैं तो उस लड़के को जानता तक नहीं था, फिर भी मैंने उसे मरवा दिया। तो जॉन उससे कहता है कि तुम इस सब का गलत मतलब मत निकालो, क्योंकि अगर यही बात तुम एंजल से पूछोगे तो वो बस यही कहेगी कि मेरा मन हुआ इसलिए मैंने ऐसा किया। इसके बाद महेश कहता है कि जो भी हो, मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया है, इसलिए मैं इस काम को यहीं रोकना चाहता हूँ। लेकिन तभी उसे अपने हाथ पर एक घोंघा दिखाई देता है और यहाँ हमें एक बड़ा ट्विस्ट पता चलता है। यानी यहाँ पर अभी तक जो जॉन था वो असल में जॉन नहीं बल्कि अमीर था। इसलिए वो महेश से कहता है कि डरिए मत डॉक्टर साहब, अब तक आपने जो देखा वो ड्रीम अब कॉम्प्लेक्स होने वाला है। इसके बाद सीन उस जगह पर शिफ्ट होता है जहां महेश ट्रिप के दौरान बेहोश हुआ था और श्वेता और चाय वाला उसे जगाने में लगे थे। अब वो उससे कहते हैं कि महेश, तुम यहाँ आकर क्यों सो गए? इसके बाद महेश वही सारी चीजें करता है जो उसने पहले की थी, यानी ट्रिप से लौटने के बाद जो कुछ हुआ था वो सब रियल लाइफ में फिर से करता है। लेकिन इस बार हम देखते हैं कि जॉन मास्टर कोई और ही होता है, यानी वो नहीं जो पिछली बार था। खैर, बाद में महेश फिर से एंजल से मिलता है और उसे सारी कहानी शुरू से सुनाता है। इसके बाद वो एंजल से पूछता है कि अपने स्कूल के दिनों में तुमने अमीर को क्यों जख्मी किया था? तो एंजल बताती है कि मेरे दोस्त और गांव वालों ने कहा था कि अमीर में कोई दुष्ट शक्ति है, लेकिन मैंने उनकी बातों पर यकीन नहीं किया और मैं उससे दोस्ती करने लगी। लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे लगने लगा कि मेरा दिमाग मेरे काबू में नहीं है, क्योंकि मैं कभी कभी अपने आप बेहोश हो जाती थी। और फिर उस दिन मैं टेरेसा मैडम की क्लास में भी बेहोश हो गई। अब होश में आने के बाद मुझे अमीर को देखकर बहुत गुस्सा आया और मुझे लगा कि जब तक अमीर मेरे पास रहेगा मैं चैन से नहीं जी पाऊंगी, इसलिए मैंने गुस्से में आकर उसे धक्का दे दिया। लेकिन उस दिन मुझे ऐसा लगा था कि मैं अकेली नहीं हूँ, बल्कि मेरे साथ कोई और था, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो महेश कहता है कि जो कुछ तुमने अपने सपनों में देखा उसका स्केच बनाया था ना, इसलिए अब उन स्केचेस को फिर से देखो, क्योंकि उनमें मैं भी मौजूद हूँ। इसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहाँ महेश एक मेडिकल कैंप ढूंढते हुए उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ मूवी की शुरुआत में वो गया था, और इसी बीच उसे अपने हाथ पर एक घोंघा दिखा था। खैर, तभी उसे एक जनाजे की आवाज सुनाई देती है, जिसको वो आगे जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि एक मुस्लिम आदमी को कुछ लोग दफनाने के लिए ले जा रहे हैं। इस तरह अब एक आदमी से पूछने पर वो बताता है कि मरने वाला कोई और नहीं बल्कि अमीर है, और इसी तरह ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब मूवी की एंडिंग को समझते हैं। इस कहानी में ड्रीम्स और टाइमलाइंस का कॉम्बिनेशन है, यानी अमीर के पास एक खास पावर थी जो उसके पिता ने उसे सिखाई थी, और वो पावर थी ख्वाबों की दुनिया में जाना और दूसरे के सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना। इसलिए जब भी अमीर एंजल से मिलना चाहता था तो वो सो जाता था, और उसकी पावर की वजह से एंजल का दिमाग भी उसके कंट्रोल में आ जाता था और वो बेहोश हो जाती थी, और इसी तरह वो दोनों ख्वाबों की दुनिया में मिलते थे। अब महेश ने एक ख्वाब के अंदर दूसरा ख्वाब देखा। जब वो अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पर गया था तब उसने 2 टाइमलाइंस देखी। पहली टाइमलाइन में एंटोनी की लॉरी ने उसे टक्कर मारी, जबकि दूसरी टाइमलाइन में वो एंजल से मिला और उसके और अमीर के पास्ट के बारे में जानने लगा, जबकि ये सब असल में अमीर ही कर रहा था। उसकी शक्ति इतनी पावरफुल थी कि अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से अमीर ने महेश और एंजल को अपनी ख्वाबों की दुनिया में खींच लिया, और वो उन्हें वही चीजें दिखा रहा था जो वो दिखाना चाहता था। और इसी ड्रीमिंग स्टेज में महेश पास्ट में चला गया। अब टाइमलाइन थ्योरी के हिसाब से जो घटना एक बार हो चुकी है
वो बार बार होती रहती है। जैसे टीन एज में एंजल बेहोश होकर अमीर के ख्वाबों में मिलने जाती थी और उसी वक्त महेश वहाँ आ गया। फिर अमीर को ये पसंद नहीं आया कि महेश उसकी ख्वाबों की दुनिया में आया, इसलिए उसने महेश और एंजल को श्राप दे दिया। वो बोला कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम दोनों मेरे ख्वाबों की दुनिया में फंसकर तड़पोगे। इसलिए इन ख्वाबों की दुनिया और टाइमलाइन लूप से बाहर निकलने के लिए महेश ने एंजल को उकसाया कि वो अमीर के साथ कुछ करे। इसलिए एंजल ने गुस्से में अमीर को धक्का दे दिया और तभी उसी वक्त रियल लाइफ में भी अमीर मर गया। तो अगर एंजल ने अमीर को धक्का नहीं दिया होता तो जॉन के रूप में जो अमीर महेश से मिला था, उसने महेश को अपने घर का एड्रेस बताया था। वो वहाँ मिलने वाला था लेकिन अमीर मर गया। इसे सिंपल तरीके से समझें तो पहले टाइमलाइन में अमीर बेहोश होकर गिरा था, उसका सिर पत्थर से टकराया और वो पागल हो गया। फिर 15 साल बाद जब वो पागल अमीर एंटोनी की लॉरी में था, उसी रास्ते पर इत्तेफाक से महेश आ गया, यानी गलती से महेश ल्यूसिड ड्रीमिंग में चला गया। फिर अमीर ने उसे अपने ख्वाबों में इन्वॉल्व कर लिया, जिसके बाद वो सब पास्ट में गए और ये साइकिल चलता रहा। लेकिन अब अमीर के मरने के बाद ही ये साइकिल टूटा और उसका श्राप भी खत्म हो गया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। वहीं अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।